Okay, good evening everyone, and welcome to this new session with a new topic. Okay, so today we are going to study about William Faulkner, and in today's class we will look at his life and we will also look at some of his important works so that you have a basic idea about who William Faulkner was, what was his life like, and what kind of works and novels he has written. And I must say, I really enjoyed reading his novels. They are the masterpieces of American literature. Okay. So, I truly enjoyed reading his works, and they were indeed masterpieces of American literature. So, let's dive into life and works of William Faulkner. ओके सो विल जस्ट लुक एट हिज लाइफ एट अ ग्लांस. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियम फॉकनर कब, व्हेन वाज ही बॉर्न. सो ही वाज बॉर्न ऑन September 25, 1897 in New Albany, Mississippi. Okay, please make it a point to remember the year the author was born, and that is very important. So he was born in Mississippi, and because that happened to be his hometown, so you will find Mississippi to be the setting of most of his novels. Okay, and if we talk about his childhood, he had a very comfortable childhood. He was born in an upper middle class family to Murray Faulkner, who happens to be his father, and Maud Butler, who was his mother. ठीक है, और क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी का भी जो एक शेप होता है, हमारा जो टेम्परामेंट है, सो इनिशियल ईयर्स ऑफ आवर लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो विलियम फॉकनर की जो मदर थी मॉड बटलर, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन दोनों का बहुत इम्पैक्ट रहा विलियम फॉकनर की लाइफ पे. एंड दोनों बहुत सपोर्टिव थे और बहुत आर्टिस्टिक थे. तो मॉड बटलर, शी वॉज एन एविड रीडर, फोटोग्राफी में उनका इंटरेस्ट था, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उनका था. तो उन्होंने बहुत अर्ली ईयर्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया, इनिशिएट कर दिया विलियम फॉकनर को इन सारी चीज़ों में. ठीक है, तो उनको रीडिंग की आदत डाली गई, उनको लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया गया. और उसमें भी जानते हैं कि सबसे पहले नॉवेलिस्ट जो इंट्रोड्यूस किए गए विलियम फॉकनर को, वो चार्ल्स डिकेंस थे. तो जब आप उनके वर्क पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चार्ल्स डिकेंस का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको उनके वर्क्स पे. तो और हुआ क्या, क्योंकि उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर, वो स्टोरीज़ बहुत सुनाया करते थे विलियम फॉकनर को. तो एक वो ओरल स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन जो है उनके घर में चला आ रहा था. तो इस चीज़ का भी आप इम्पैक्ट देखेंगे विलियम फॉकनर के वर्क्स में. ठीक है, और उन्होंने अपने कुछ नॉवेल्स में ये ट्रेडिशन एम्प्लॉय भी किया है. और एक और क्वालिटी आप विलियम फॉकनर के नरेटिव में देखेंगे कि उनका नरेशन ऐसा लगता है कि जैसे कि चीज़ें आपके सामने हो रही है ना. तो हम इसको क्या बोलते हैं कि someone's narrative has visual quality. So his narration also had visual quality. And where did it come from? It came from how he was brought up. Right, what his mother and grandmother surrounded him with in the initial years. फिर अगर हम बात करें कि किस तरीके के वो स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आप इमेजिन करिए एक यंग विलियम फॉकनर को स्टडीज़ में बहुत अच्छे थे. ही यूज़ टू एक्सेल इन हिज स्टडीज़. बट जैसे जैसे बड़े हुए, हाई स्कूल तक पहुँचे, तो धीरे धीरे करके बहुत क्वाइट हो गए और बहुत विड्रॉन रहने लग गए. ठीक है, ही विल नॉट मिंगल मच विद अदर स्टूडेंट्स. एंड सरप्राइजिंगली समवन हु वाज अ गुड स्टूडेंट, ही ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज़. उनको हिस्ट्री ऑफ मिसिसिपी पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, और अपने सिलेबस के बाहर की चीज़ें पढ़ने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. तो ऐसा होता ही है कि दैट बाय अ सर्टेन एज वी स्टार्ट developing interest in other things. So this is what happened with William Faulkner also. और इसके अलावा उनके फादर का क्या इम्पैक्ट रहा उनकी लाइफ में. उनके फादर जो थे, ही वॉज एन आउट गोइंग पर्सन अनलाइक हिज मदर. ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो विलियम फॉकनर को बहुत इनकरेज करते थे कि गो आउट, प्ले. ही इंट्रोड्यूस हिम टू हाइकिंग एंड फिशिंग. ठीक है, तो एक तरीके से जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहीं पर अगर उनको रीडिंग और आर्टिस्टिक चीज़ों में इंट्रोड्यूस किया उनकी मदर ने, तो उनके फादर ने उनको जो एडवेंचरस साइड है लाइफ की, वो भी अप्रिशिएट करना सिखाया.
ठीक है। होम टाउन आप जानते हैं उनका मिसिसिपी रहा, ठीक है। ये सदर्न अमेरिका का जो है पार्ट है, रीजन है। तो इसलिए जब हम सदर्न लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके प्रोमिनेंट राइटर्स में हम विलियम फॉकनर को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये की फ्रेज़ याद रखिएगा, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद विलियम फॉकनर, ओके। एंड आपको पता है कि उन्होंने एक, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज़। ओके, प्लीज़ आप सब लोग टाइम पे ज्वाइन करें, नहीं तो इट ब्रेक्स माय ट्रेन ऑफ थॉट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से विलियम फॉकनर जो हैं वो सदर्न लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। सदर्न लिटरेचर क्या है? जो सदर्न पार्ट है अमेरिका, उसके डिफरेंट रीजन्स के बारे में जिन राइटर्स ने लिखा है वही सदर्न लिटरेचर के पार्ट हैं। और विलियम फॉकनर को हम सदर्न लिटरेचर के रेनेसा से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि उन्होंने एक जो फिक्शनल टाउन है, ठीक है, जो उन्होंने क्रिएट किया अपने नॉवेल्स में, ठीक है, दैट वाज युक्नापटावा, ठीक है। तो ये फिक्शनल टाउन आपको देखने को मिलेगा उनके important वर्क्स में. जब हम we will look at one line summary, then I'll touch upon it again. But you should know who created this fictional town, right? All right. अभी हमने अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली ईयर्स के बारे में पढ़ा विलियम फॉकनर के. तो बाय द टाइम ही वॉज 17, राइट, he was about to enter adulthood. So he started writing poems and short stories. And while he was studying, ठीक है, he met his mentor. देखो, his first mentor was his mother, who introduced him to literature and other artistic things. अब 17 की एज पे उनको एक दूसरे mentor मिलते हैं जो उनके सीनियर हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में. उनका नाम था फिल स्टोन, हु वाज आल्सो अ स्टूडेंट. तो विलियम फॉकनर अपने शॉर्ट स्टोरीज, अपनी पोएम्स उनके साथ में शेयर करते थे. एंड ही found, he discovered that he could really go ahead in his life with these talents. So he started nurturing them, he encouraged them. और फिल स्टोन ने ही इंट्रोड्यूस किया विलियम फॉकनर को टू द वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयस, राइट. अब आपको पता है कि 1922 में यूलिसेस आया जेम्स जॉयस का. एंड एक कोइंसिडेंस ही है ये कि 1922 में ही विलियम फॉकनर की एक पोएम पब्लिश होती है, पोर्ट्रेट, और वो पब्लिश होती है एक लिटरेरी मैगज़ीन थी, डबल डीलर. उसमें इनकी पोएम पब्लिश होती है, पोर्ट्रेट. तो क्या है, मतलब जब ये पोएम पब्लिश हुई या उनका बाद में 1925 में न्यू ऑर्लियंस करके एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ. तो ये उनकी एक स्टार्ट थी एक स्टेलर राइटिंग करियर की. दैट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर हिम. Then let's move on to some of his important works now, right? Now when we talk about his works, I think I have missed a slide. Okay, yes. Now let's move on to some of his important works. Now here in today's session I am going to focus on his novels, right? And you know that he wrote short stories as well, but that is not under the purview of discussion today, so we'll take it up in some other class. Now some of his important novels, they include the famous and celebrated The Sound and the Fury, right? Then we had William Faulkner का जो दूसरा नॉवल है, मतलब not the second novel as such, it was the fifth novel, ये था As I Lay Dying. Then he wrote Light in August. Light in August जो था, initially it was not very popular, but now it is considered one of his most famous works and a very important work of William Faulkner. फिर उनका रहा Absalom, Absalom. That was again a very important work and we will read a little more about it in today's class. And कुछ minor works हैं जैसे कि Wild Palms. Okay, आप ये नाम याद रखिएगा. सारे ये जो novels हैं, जो major novels हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको display कर रही हूँ, ठीक है. So please try to remember all these names. The Wild Palms was the next novel. And then we had Go Down Moses. Okay, ये भी इनका एक important novel है. And finally The Rivers. इसका subtitle याद रखने वाला है, ठीक है, A Reminiscence. तो you never know कि कब
क्वेश्चन आ जाए किसी भी वर्क का जिसका कि सब टाइटल है, वो आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो मेजर वर्क है या माइनर वर्क है। तो जो ये दूसरा वर्क है द रिवर्स, इसका सब टाइटल कहीं लिख लीजिए, इट वॉज अ रेमिनिसेंस। ठीक है, तो कौन कौन से नॉवेल्स रहे? द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, लाइट इन ऑगस्ट, एप्सालम, वाइल्ड पाम्स, गो डाउन मोजेस एंड द रिवर्स। एक और इनका नॉवल था सेंचुरी करके, ठीक है, विच वॉज वन ऑफ हिज इनिशियल नॉवेल्स, बट लेटर ऑन विलियम फॉकनर वॉज नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट. He was going through the financial crunch in his life and he wanted money, so he wrote that novel, right? तो ये भी उनका एक नॉवल है सेंचुरी. So I have not displayed because I have displayed only the important ones, so please remember that also. Okay, अब हम बात करते हैं कि उनको कुछ अवार्ड्स जो मिले वो कौन से अवार्ड्स रहे. ठीक है, ये सारे अवार्ड्स मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं आपके लिए. 1949 का जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर का, दैट वाज अवॉर्डेड टू विलियम फॉकनर, राइट? एंड नो डाउट ही वाज अ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस बिकॉज ही चेंज द लैंडस्केप ऑफ अमेरिकन नॉवेल्स. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है उनकी नोबेल प्राइज़ जब उन्होंने रिसीव किया तो जो स्पीच उन्होंने दी वो इट इज़ टाइटल्ड इमॉर्टलिटी ऑफ आर्टिस्ट एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू लिसन टू इट सम डे. एंड एक और चीज़ जो उन्होंने की, उनको जो नोबेल प्राइज़ का जो मनी जो था उसका एक पार्ट उन्होंने डोनेट, आई मीन ही डिडंट डोनेट बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स दिस फंड. और ये फ़ंड था कि जो नए फिक्शन राइटर हैं अमेरिका के उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बॉल्स्टर करने के लिए. ठीक है, और ये जो पार्ट ऑफ मनी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स सपोर्टिंग द न्यू फिक्शन राइटर्स, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन. ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से, मैंने देखा है कि अवार्ड्स पे क्वेश्चन आते हुए भी मैंने देखे, तो अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन पे, तो ये किसको दिया जाता है? ये अवार्ड स्पेसिफिकली है अमेरिकन फिक्शन राइटर्स के लिए. ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जो फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन है दैट इज़ गिवन टू American writers for fiction, not in the category of non-fiction and not non-American writers. किसी इंडियन को फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शन नहीं मिल सकता है. ओके, एंड पुलिट्ज़र प्राइज़ इनको 2 बार मिला है. तो ये उस कैटेगरी में, उन राइटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जिनको पुलिट्ज़र प्राइज़ 1 से ज़्यादा बार मिला है. ठीक है, तो 2 बार इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है. पहला मिला इनको इन द ईयर 1955. Okay, and it was given for the novel A Fable. Okay, we will talk about the minor novels as well, but we will do it in the later classes. I guess someone is trying to join. Just give me a minute. Okay, तो A Fable जो है, it was a novel and it was published in the year 1954. और जो following year in 1955 he was awarded Pulitzer Prize for this. ठीक है, और जो दूसरा था that was again for the novel The Rivers and this award was given posthumously. Posthumously का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, that something which takes place after death. Okay, so posthumously this was awarded in 1963. दोनों वर्क्स याद रखिएगा और कौन से ईयर्स में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिले विलियम फॉकनर को वो भी याद रखिएगा. ठीक है, और एक नेशनल बुक अवार्ड, ओके, ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अवार्ड्स, you won't lose anything by remembering the years in which he was awarded National Book Award. First was in the year 1951 and second was in the year 1955. So it coincides with the year in which he was awarded the Pulitzer Prize. Okay. क्योंकि अब हम विलियम फॉकनर के लाइफ से फेमिलियर हो चुके हैं. ठीक है, तो अब वी आर इन अ पोजिशन टू स्टडी सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स. तो जैसा कि मैंने बताया कि इस क्लास में मैं सिर्फ आपको उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बहुत ही बेसिक समरी, ठीक है, या आई विल जस्ट टच अपॉन हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, राइट, और फिर
जो विलियम फॉकनर पे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, स्पेशली द साउंड एंड द फ्यूरी एंड लाइट इन ऑगस्ट। ओके, तो साउंड एंड द फ्यूरी की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट ईयर्स में। पब्लिश हुआ था ये वर्क 1929 में, ठीक है। और ये कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करता है। तो अब आप सोचिए कि फिल स्टोन का कितना बड़ा रोल है विलियम फॉकनर की लाइफ में, कि अगर फिल स्टोन उनको उनके व्हेन ही वाज इन हिज यंग इम्प्रेशनेबल ईयर्स, उन ईयर्स में अगर उनको जेम्स जॉयस के वर्क से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो ही वुड हैव नेवर डेवलप्ड फॉन्डनेस फॉर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को वो इवॉल्व नहीं करते, नहीं डेवलप करते, तो वी वुड नॉट हैव हैड सच मास्टरपीसेस लाइक द साउंड एंड द फ्यूरी, राइट। तो ये नॉवल भी जो है वो एम्प्लॉय करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक, एंड वी सी क्लियर इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयस ऑन हिज वर्क्स। नेक्स्ट, what was the setting of the novel? So this novel was set in Jefferson, Mississippi, right? And this novel revolves around Compson family, which was once a reputed aristocratic family that fell into disgrace. ठीक है, तो ये जो कॉम्पसन फैमिली थी और इसकी जो जनरेशन थी और किस तरीके से ये वंस reputed aristocratic family जो थी, it fell into disgrace and it had to see the financial ruin, and how some of the important members of this family committed suicide. ठीक है, so it is a complex saga of human psychology and human struggles, right? So we will study this novel in detail in the next class. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप जो ये सिर्फ स्केलेटल एलिमेंट्स हैं इस वर्क के, कि कब पब्लिश हुआ, क्या सेटिंग थी और किस चीज़ पे बेस्ड है, वो आप याद रखिए, ठीक है। फिर इनका जो नेक्स्ट नॉवल है, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एज आई ले डाइंग। ओके, एंड हु वॉज डाइंग, व्हाट इज़ द प्लॉट लाइक, ठीक है। जॉनर की बात करें तो ये सदर्न गॉथिक की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आपको बता ही दिया है मैंने कि विलियम फॉकनर जो है वो सदर्न लिटरेचर से एसोसिएटेड हैं, और ये पर्टिकुलर नॉवल जो है ये कैटेगरी में आएगा सदर्न गॉथिक की। तो गॉथिक की कुछ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और ये स्टार्ट होता है, ठीक है, इसके सेंटर पे है डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, द सेंट्रल कैरेक्टर एडी बंड्रेन। ठीक है, कौन है कैरेक्टर? एडी बंड्रेन। तो उनकी डेथ, ठीक है, और एडी बंड्रेन की एक विश है कि दैट शी शुड बी बरीड इन हर होम टाउन मिसिसिपी, और कैसे फिर उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं दे वांट टू फुलफिल दिस विश, और किस तरीके से द गॉथिक एलिमेंट्स कम इनटू प्ले। सो ऑल दीज एलिमेंट्स दे कम टुगेदर टू मेक दिस नॉवल। टेक्निक की बात करें तो ये भी उनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ करता है नॉवल, ठीक है। मल्टीपल नरेटिव है इसमें, जैसे कि अगर हम द साउंड एंड द फ्यूरी में देखें उसमें भी मल्टीपल नरेटिव है, कोई एक नरेटर नहीं है जो पूरा जो है स्टोरी नरेट कर रहा है। मल्टीपल नरेटिव द साउंड एंड द फ्यूरी में भी है, और मल्टीपल नरेटिव आपको देखने को मिलेगा एज आई ले डाइंग में भी। और यू वोंट बिलीव कि आप इमेजिन करेंगे कि 10 नरेटर, 15 नरेटर, इसमें हैं 15 नरेटर्स। सो दिस piece of southern gothic, it is narrated by not 1 not 2 but 15 narrators. okay, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीपल नरेटिव है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, एंड इट फॉल इनटू द जॉनर ऑफ सदर्न गॉथिक, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट नॉवल है दैट इज़ लाइट इन ऑगस्ट। Now, Light in August, it was published in the year 1932. अगर हम विलियम फॉकनर की बात करें तो जो इंटर वॉर ईयर्स रहे, ठीक है, इंटर वॉर ईयर्स, तो ईयर्स बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनके जो इंटरमिटेंट ईयर्स थे उनको हम बोलते हैं इंटर वॉर ईयर्स। तो विलियम फॉकनर के लिए जो इंटर वॉर ईयर्स थे वो बहुत प्रोडक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग आउटपुट ही प्रोड्यूस्ड। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से
1929 में उनका द साउंड एंड द फ्यूरी आया, 1930 में आया एज आई ले डाइंग, एंड 1932 में आया लाइट इन ऑगस्ट. ठीक है. नाउ ये भी जो है ये इसका जो सेटिंग है दैट इज़ इंटर वॉर ईयर्स, एंड प्रिसाइसली अगर हम बोलें कौन सा ईयर था तो दैट वाज 1930. ओके. एंड क्या है इसका प्लॉट, क्या है नैरेटिव, स्टोरी क्या है? तो दिस इज स्टोरी ऑफ देयर इज दिस वन प्रेग्नेंट वाइट वुमेन जिनका नाम है लेना ग्रोव. ठीक है. और दूसरे कैरेक्टर हैं इसमें बायरन बर्क, जो कि मिक्स्ड एथनिसिटी के हैं. ही इज़ अ वेरी स्वीट सेंसिटिव गाय, एंड लेना शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड शी इज़ trying to search for the father of her child, who promised that he'll meet him, and then he never got in touch with her after that, and now she's in search of him. So this search for her son's or her baby's father, it led her to meet Byron Burke. ठीक है. एंड वो जो है उसको हेल्प करता है टू in her search for father of her child. तो कैसे दो strangers हैं जो different ethnicity से आते हैं और किस तरीके से they come together, form a bond, help each other. So this is a beautiful saga of that. ओके. इसकी थीम की अगर बात करें तो आपको इसमें दो प्रोमिनेंट थीम देखने को मिलेगी. एक है रेस की, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगी एलाइनेशन की, कि किस तरीके से जो एक सोशल सर्किट है तो उसके सेंटर पे कुछ लोग होते हैं, दे आर वेरी वेल एडजस्टेड इन द सोसाइटी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी वेल एडजस्टेड नहीं हो पाते हैं सोसाइटी में. ठीक है. दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज आइसोलेटेड, राइट. तो एक एलाइनेशन की थीम भी देखने को मिलेगी आपको इस वर्क में, लाइट इन ऑगस्ट में. और विलियम फॉकनर के बहुत सारे नॉवेल्स में आपको फ्लैशबैक का यूज़ देखने को मिलता है, कि एक लीनियर नैरेटिव नहीं होता है. ठीक है. अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड थ्रू द फ्लैशबैक्स, कि क्या हुआ पास्ट में, क्या हुआ, जैसे आपको मूवीज़ में भी देखने को मिलता है ना कुछ कुछ मूवीज़ में. तो फ्लैशबैक की टेक्निक भी इसमें यूज़ हुई है लाइट इन ऑगस्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है एब्सालम. ठीक है. एब्सालम आप जानते हैं कि एक बाइबलिकल स्टोरी, ठीक है, जिसमें कि किंग डेविड है और उनका सन है एब्सालम. ठीक है. तो द टाइटल इज़ एन इल्यूजन टू दैट बाइबलिकल स्टोरी. ठीक है. अगर टाइटल पे कोई क्वेश्चन आता है एब्सालम की कि ये कहाँ से लिया गया है, सो इट इज़ टेकन फ्रॉम दिस बाइबलिकल स्टोरी ऑफ डेविड एंड एब्सालम, किंग डेविड एंड एब्सालम. ठीक है. जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर विल गो डीप इनटू द प्लॉट. पब्लिश होता है ये 1936 में. ठीक है. और अगर हम स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है राइज एंड फॉल ऑफ थॉमस सिटपेन. ठीक है. तो किस तरीके से ये सेंट्रल कैरेक्टर है एंड हाउ ही गोज़ थ्रू द अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ. ठीक है. इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ दैट. ठीक है. और टेक्निक की बात करें तो इस वर्क में भी फ्लैशबैक स्टाइल यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ लीनियर नैरेटिव. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिकाउंटेड थ्रू फ्लैशबैक्स. ओके. तो ये तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स देखे. तो आपने क्लियरली देखा कि किस तरीके से ही enjoyed a stellar writing career. ठीक है. दिस legendary figure of American literature, he bid adieu to us and he left for the heavenly abode on July 6, 1962, and he died of a massive heart attack. ठीक है. And he was buried in St. Peter's Cemetery in Oxford. So he lived a wonderful life, and he left the legacy of classic works behind him. और मैं ये सेशन रैप अप करूँगी timeless lines from his important work The Sound and the Fury. Let me read it out for you. Clocks slay time. Time is dead as long as it is being clicked off by little wheels. Only when the clock stops does time come to life. See how memorable, how powerful these lines are. He says, only when the clock stops does time come to life. Okay. And what do we think? That we think that life is only in the ticking away of the clock.
and he says that when the clock stop does time come to life. Okay, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरेबल लाइन है साउंड एंड द फ्यूरी में से, याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन रैप अप करूँगी ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से उनके इम्पॉर्टेंट कुछ नॉवेल्स लेंगे एंड वी विल डाइव इनटू द प्लॉट ऑफ दोज वर्क्स एंड देन वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन एज वेल इन विच आई विल give you practice in all 4 writers that we have covered so far. So who all have we covered so far? We started with Ernest Hemingway, then we have studied Nathaniel Hawthorne, then we studied Walt Whitman, and finally in today's class we have looked at life and works of William Faulkner, right? So इनका practice session में लेने वाली हूँ आपका, जो आपकी मंडे की क्लास होगी। तो प्लीज़ जितने भी अभी तक के सेशंस हुए हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी।